हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक का नाम है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, ये टॉपिक आपको वैसे तो इतना कॉमन नहीं है, बट अगर आप इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं और उसमें अगर आपको पूछा जाए कि पहली चीज़ें कैसी थी, पहले अर्ली अर्थ में कंडीशन क्या था, फिर उसके बाद कैसे इवॉल्व हुआ एंड देन प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उस ड्यूरेशन में क्या क्या चेंजेस हुए, उसके बारे में अगर आपको पूछा जाए, क्वेश्चंस आए इवोल्यूशन से, तो आपको ये टॉपिक ज़रूर मिलेगी। ठीक है, सो अब जैसे ही आपको ये टॉपिक मिल रही है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस का, तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ये आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस एक्चुअल में होता क्या है, वो हाइपोथेसिस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, कौन कौन से टर्म्स हम उस हाइपोथेसिस में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम हाइपोथेसिस कह रहे हैं, मतलब देखिए हाइपोथेसिस और जो एक्चुअल में होती है ना, उसमें थोड़ी सी फर्क होती है। हाइपोथेसिस हमेशा हमेशा 100% हम उसे ट्रू नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है, वो कुछ हाइपोथेटिकल चीज़ों से ही वो बनती है। तो इनिशियल स्टेज में क्या होती है कि कुछ इनिशियल स्टेज में जो भी बने थे ना, हम उसे सिर्फ हाइपोथेसिस के थ्रू ही कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी इवॉल्व हो रही है चीज़ें, अभी भी साइंटिस्ट उस चीज़ पे रिसर्च कर रही है, अभी भी कंक्लूजन पे, फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं। तो कुछ चीज़ें अभी भी अनआंसर्ड है और उस पर अभी भी रिसर्चर्स वर्क कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इस चीज़ को आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस बोलते हैं, क्योंकि उसमें कुछ सॉलिड कुछ चीज़ें अभी तक, कुछ चीज़ें हैं जो अनआंसर्ड है अभी तक। ठीक है, तो जब हम आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ते हैं, अब जैसे कि आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस टर्म से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है जो आरएनए से रिलेटेड है। और हमें पता है कि आरएनए एक कजिन होता है किसका, डीएनए का। ठीक है, दूर का फूफा का रिश्तेदार जैसा। ठीक है, सो आरएनए एक डीएनए जैसा ही होता है, लेकिन इनिशियल स्टेज में जब अर्थ था, जो भी था इनिशियल स्टेज में, अर्थ जब बन रहा था या फिर जब चीज़ें बन रही थी, जब आप इवोल्यूशन पढ़ते हैं, इनिशियल में आप क्या पढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ, फिर ओरिजिन, ये सब ओरिजिन चीज़ें पढ़ती हैं जब इनिशियल स्टेज वाली चीज़ें। तो उसमें सबसे पहले आया था हमारा आरएनए। ठीक है, अब आरएनए क्यों आया था, ये सब के बारे में आपको पता चलेगा जब आप उस ओरिजिन ऑफ लाइफ वाला जो भी थ्योरीज है उस सबको पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के बारे में बात कर रही हूँ। उतना डेप्थ में इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी, क्योंकि वीडियोस बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वरना। जब आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मतलब कि देयर इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू आरएनए। ठीक है, अब आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस में क्या होता है, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। देखिए, सबसे पहले जब आपने इवॉल्व हो रहे थे, ठीक है, सबसे कुछ चीज़ें जब हम बनाते हैं, जैसे कि अगर मुझे घर बनाना हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चीज़ों को जमा करेंगे कि क्या क्या हम मुझे चाहिए, क्या क्या चीज़ें मुझे फाउंडेशन के रूप में चाहिए। पहले हम जमा करेंगे सीमेंट, फिर उसके बाद जमा करेंगे पत्थर, फिर उसके बाद जमा करेंगे ईंट, ये सारी चीज़ें हम जमा करेंगे, राइट। फिर ये सारी चीज़ों को टुगेदर मिला के, इन तीनों को, ये पहले इंडिविजुअल एंटिटी था, तो कहीं से तो ईंट तो बना था, कोई एक प्रोसेस था जिसके थ्रू ईंट बना। ठीक है, उसको हमने ईंट बना लिया था। फिर कुछ प्रोसेस से हमें क्या मिला, सीमेंट मिला, जो कुछ कंपनीज ने उसे बनाया, या फिर कुछ नेचुरल प्रोसेस से हमें सीमेंट मिला। फिर उसके बाद पत्थर मिले हमें, जो नेचुरली हमें पत्थर मिल गया, कुछ हमें उसे एक्सट्रैक्ट करके लाया, ये सब चीज़ें हो रही थी। तो इंडिविजुअली ये सारी चीज़ें बनी एंड फिर टुगेदर इन सबको हमने मिक्स करा और मिक्स करके एक जगह पे रखा, और जगह पे रख के हमने उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया एक सीक्वेंशियल मैनर में। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि हमने इसके अंदर कुछ और मिला दिया, या फिर इसके अंदर हम दूध मिला रहे हैं, कुछ भी मिला रहे हैं, मतलब। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंशियल वे में हुआ था, है ना? तो हम सारी चीज़ों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और एक एक मतलब एक सीक्वेंशियल वे में करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमें कुछ तो रिजल्ट मिले। अब ये सारी चीज़ों को जब हम मिक्स करेंगे तो हमें कुछ तो ऐसी चीज़ मिले जो हमारे काम के हो। सो ये सारी चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें काम की चीज़ क्या मिलती है, एक वॉल बनती है, राइट, एक फाउंडेशन बनती है। सो इसे ही हम कह रहे हैं कि एक सीक्वेंशियल वे में जब कुछ चीज़ बनती है, तो जैसे कि सिंपल से हमने क्या किया, एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फॉर्म किया। तो ऐसे ही जब इवोल्यूशन पे हो रहा होता है ना, तो इनिशियली चीज़ें सिंपल सिंपल ही बनती है। ठीक है, इनिशियली क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, फिर मीथेन होता है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, जब वो टुगेदरली कंबाइन होते हैं, वो कुछ मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, कुछ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, और उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम इस कंडीशन में, हम आज के प्रेजेंट कंडीशन में उन्हें हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड के तौर पे हमने उसे कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, ये कम्प्लेक्स बन के क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड्स से हमारी बॉडी बनती है, डीएनए, आरएनए, ये सब बनती है। एंड देन फिलहाल आपको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है। ठीक है, आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी है। सो इतना हमने समझ लिया कि इनिशियल स्टेज में एक सीक्वेंशियल वे में हुआ था। अब सीक्वेंशियल वे में जब हो रहा था, जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, तब उस दौरान क्या हो रहा था कि कुछ अमाइनो एसिड्स से, इनिशियल स्टेज में अमाइनो एसिड्स बना,
ठीक है, बहुत सारा कुछ मिलके अमाइनो एसिड्स बना, फिर अमाइनो एसिड्स के बाद वो सारे कंबाइन होके ग्लाइसिन, ये सारे कंबाइन होके प्रोटीन बने, फिर कार्बोहाइड्रेट्स बने। ये सारे हम मोनोमेरिक यूनिट्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे, जो उसके बाद जो पॉलीमरिक यूनिट्स होते हैं हम उसे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन्स हो गया, प्रोटीन किसका पॉलीमर है, अमाइनो एसिड्स का। फिर कार्बोहाइड्रेट्स किसका है, सिंपल शुगर का। फिर फैट्स किसका है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स का। अब जब हम न्यूक्लियोटाइड्स देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, शुगर देखते हैं, फॉस्फेट देखते हैं, फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड देखते हैं, ये सारे देखते हैं। तो उसके बाद हमें मिलता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मैंने यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड बोला था, लेकिन नहीं, जब प्यूरिन नाइट्रोजनियस बेसिस को जब हम कंसीडर करते हैं तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो जब न्यूक्लियोटाइड्स बन गया, अब हमारे एनवायरनमेंट में अब हम देखते हैं आरएनए हाइपोथेसिस पे जाते हैं। जब मैंने आपको यहाँ पे बैकग्राउंड चेक बता दिया, अब आरएनए हाइपोथेसिस पे जाते हैं। सो आरएनए हाइपोथेसिस में क्या होता है, अब हमें पता है न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या कंसीडर करते हैं, ए, टी, जी, सी, ठीक है, और यू भी कंसीडर करते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। अब ये सारी चीज़ों में हमें पता है कि जब हम आरएनए कंसीडर करते हैं, आरएनए में हमें यूरेसिल कंसीडर करना होता है। हम यहाँ पे थाइमिडिन कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब थाइमिडिन कंसीडर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब इनिशियल प्रिमिटिव स्टेज पे ना यूरेसिल बना था, तो उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशंस होते होते आपको जब डी नोवो और सैल्वेज पाथवे जब आप पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जब आपको पता चलेगा कि कैसे न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज हुआ था, कैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन ये सब बना था, तब आपको पता चलेगा कि डी नोवो और सैल्वेज पाथवे का रोल और उसके थ्रू यूरेसिल कैसे आया था। तो हमें पता है कि आरएनए में यूरेसिल को कंसीडर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी है, वो थायमिन को हम कंसीडर नहीं कर रहे। तो अभी हमें पता चल गया कि हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड्स मिला। ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स ये सारे कंसीडर हो गए थे, फॉस्फेट, ये सब कुछ चीज़ें कंसीडर होकर हमें न्यूक्लियोटाइड मिला। ये था एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब जब इवॉल्व हो रहे थे चीज़ें, तब क्या होता है कि सपोज किसी थर्मल वेंट हो गया, अब यहाँ थर्मल वेंट में आपको इतनी साइंटिफिक टर्म्स नहीं बोलूँगी मैं, आपको एक एग्जांपल देने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैं आपको बता दूँ। सपोज अब एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड में हम चीज़ों को जमा कर, तो उस पॉन्ड में जब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, एक साथ रख देते हैं, तो उस पॉन्ड में कुछ तो आउटकम निकलेगा, है ना, कुछ तो चीज़ें बनेगी। अब जब उस पॉन्ड में हमें पता है कि यहाँ पे, जैसे कि जब आप इवोल्यूशन पढ़ते हैं आपको पता होगा कि म्यूरे यूलर वो सारे एक्सपेरिमेंट एंड ऑल, जब इनिशियल स्टेज में क्या था, थर्मल वेंट्स में चीज़ें जमा हुई थी, फिर लाइटनिंग वगैरह उन सब से फिर एनर्जी मिली एंड देन कुछ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बने। तो यही चीज़ अगर हम एक पॉन्ड में, अगर मैं आपको समझाने जाऊँ, एक पॉन्ड है सपोज, और उस पॉन्ड में ये सारी चीज़ें जब मिक्स हो गई, न्यूक्लियोटाइड मिक्स हो गई, ये सारी चीज़ें जब अमाइनो एसिड्स ये सारी मिक्स हो गई, तो वो टुगेदर कुछ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को बनाया और वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमने न्यूक्लियोटाइड बोला। अब वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सपोज ये एक पॉन्ड है, अब उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में भी हम बात करेंगे आरएनए के बारे में। सो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स थे। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स एनवायरनमेंट में बहुत सारे थे, ऐसे ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड्स बने, सब ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स में हमें पता है कि क्या क्या कंसीडर करते हैं, ए, टी, अब टी यहाँ नहीं बोलेंगे, ए, यू, जी, सी, फिर ए, जी, यू, सी, ये सारे बहुत सारे यहाँ पे नेचर में थे। सो इवॉल्व जब होता रहा ना, जब इवॉल्व होता रहा, तो ये सारी चीज़ें टुगेदर, क्योंकि इवॉल्व क्या होता है उसमें कि हम कुछ मीनिंगफुल चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, राइट। ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ें सिंपल है वो हमेशा सिंपल ही रहेगी, विद टाइम वो कम्प्लेक्सिटी में ज़रूर जाने वाली है। अगर कम्प्लेक्सिटी से वो सिंपल में आया है तो उसे हम रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब चीज़ें जब बन रही है, कुछ सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रही है, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ सब कुछ सिंपल है, सारे भाई सिंपल है। अब इसे हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। अब इसे जब कॉम्प्लेक्स बनाने जाएंगे तो क्या होगा, ये हमें देखना है। अब ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको सीन ऐसे करके बता देती हूँ ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो। सो यहाँ पे रहा एक वही पॉइंट जिसपे हम बात कर रहे थे, जिसपे सारी एक्सपेरिमेंट हो रही है। इस पॉइंट पे अगर ये सारी चीज़ें घूम रही है इंडिविजुअली, अब ये लोग एक सीक्वेंस में आ जाएंगे, 8 इधर ऐसे करके एक न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस आ जाएगा, जैसे कि ए, यू, जी, सी। अब देख रहे हैं यहाँ पे कुछ सीक्वेंस सा बन रहा है, जी, यू, सी, ए, ऐसे करके सीक्वेंस बन रहे हैं। ये एक बैकबोन हो गया, जैसे हमने देखा था कि डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड होता है ऐसे करके, और जो ओरिजिनल होता है, जो पेरेंट स्टेट होता है, उसे हम टेम्पलेट करते हैं। सो ऐसे करके आरएनए में क्या हो जाता है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं अपने आप। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप बन रही है और ये एक दूसरे से जॉइन होकर ये बैकबोन बन रही है। ठीक है, बैकबोन बन रही है। अब बैकबोन बनने के बाद क्या होता है कि अब देखिए नेचर में अभी भी ऐसा तो नहीं है कि ये बैकबोन बनते वक्त ये और एडेनिन और ग्वानिन और यूरेसिल और साइटोसिन का फॉर्मेशन होना बंद हो गया हो। नहीं, नेचर में क्या होता है, चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती रहती है। एक नहीं, ऐसा नहीं होता कि ये हो गया तो बंद हो गया अब दूसरा शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो चलती रहती है, प्रोसेस होती रहती है स्पॉन्टेनियसली। तो अब क्या हुआ, अब ये था स्टिल हमें यहाँ पे
ये पॉन्ड में ये सारी चीज़ें न्यूक्लियोटाइड्स और भी अवेलेबल थी। सो विद टाइम क्या हो जाता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती है, ये बेस पेयरिंग करने लगती है। ठीक है, अब ये क्या करती है, बेस पेयरिंग करती है। अब बेस पेयरिंग से क्या मतलब है, ये जो यूरेसिल यहाँ पे प्रेजेंट था वो यहाँ पे एडेनिन के साथ आके चिपक जाएगा। ये जो ग्वानिन था वो आके साइटोसिन के साथ चिपक जाएगा। फिर ये एडेनिन, ये एडेनिन जो था यहाँ पे यूरेसिल का, मतलब ये अपना अपना बेस पेयरिंग कर लेंगे। हमने क्या देखा था, बेस पेयरिंग ATGC, राइट। यहाँ पे थायमिन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। तो ए यूरेसिल के साथ पेयर करेगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ। सो ऐसे करके यहाँ पे ये पेयरिंग शुरू हो गई। तो यहाँ पे एक न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया, मतलब कि अभी ये डबल हो गया है। मतलब इसने अभी क्या कर लिया, रेप्लिकेट कर लिया, ये कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लिया। इसने भी एक कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लिया यहाँ पे। ठीक है, ये दो अब एक कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नए नए सिंथेसाइज हो गए। जो येलो वाला है वो टेम्पलेट था, अब नया बन गया है कम्प्लीमेंट्री। अब ऐसे बनते बनते क्या हो जाएगा कि आरएनए, ठीक है इतना तो बन गया, अभी हमें पता चला है कुछ डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए अपनी ही कॉपी बना रहा है, वो सेल्फ रेप्लिकेट कर रहा है, उसको कोई बाहर फैक्टर्स की उसने नहीं कंसिडर नहीं करी। अब जब ये कॉपी बन रहा था, ठीक है, जब ये कॉपी बन रहे थे ना, ऐसे करके हमने देखी दो टेम्पलेट, अब ये कॉपी बन रहा था। तो ऐसा नहीं होता कि इनमें कुछ रिलेशन हो रहा है, एकदम परफेक्टली नहीं हो रही है चीज़ें, क्योंकि अभी भी हमें चीज़ें अभी भी मतलब उस फेज़ में नहीं है कि एकदम परफेक्टली चीज़ों को रेगुलेट किया जाए। ठीक है, अब जब फ्यूचर जब इवॉल्व हो रहा था तो ये क्या हो रहा है, ये देखिए दो स्ट्रैंड तो बन गए थे, लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ चीज़ें खाली रह गई थी। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स कुछ जॉइन नहीं हुए। जैसे कि अभी देखते हैं तो डीएनए में क्या होती है, गैप फिलिंग का सिस्टम है, बहुत सारा चीज़ें हैं अभी यूकैरियोटिक सिस्टम में। लेकिन यहाँ पे इनिशियल स्टेज में क्या था, ये चीज़ें नहीं हो रही थी कि यहाँ पे चीज़ें नहीं जॉइन हो रही थी, या फिर कुछ हो रहा था जो चीज़ों को इनकम्प्लीट था। अब जब इवॉल्व हो रहा था, ये जब इवॉल्व होने के बाद क्या हो जाता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रेप्लिकेट हुआ, यहाँ पे सिर्फ कम्प्लीमेंट्री चीज़ें बनी। तो इसको तो हमने आरएनए कंसिडर कर लिया, लेकिन जो ये पार्ट था वो अभी भी कम्प्लीमेंट्री उसको नहीं मिल रहा था, वो अभी भी अधूरा था। सो ये क्या करता है, ये पार्ट जो क्या करता है, अभी कुछ राइबोजाइम जैसा ये फंक्शन करने लगता है, ये एंजाइम्स का फॉर्म जैसा कुछ बिहेव करने लग जाता है। क्योंकि देखिए कोई भी पाथवे को रेगुलेट करने के लिए हमें पता है वी नीड एंजाइम्स, राइट। अब ये क्या करता है कि अब नेचर में क्या होता है कि कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे करके घूम रहे थे, वो प्रोटीन्स बन गए थे, तो कुछ प्रोटीन्स आके यहाँ पे होता है, इसके बॉडी में इस पर कुछ प्रोटीन्स आके बाइंड किया, फिर इस पर कुछ प्रोटीन्स आके बाइंड किया। सो क्या हो जाता है, ये प्रोटीन्स दोनों कंबाइन हो सकते हैं, इन दोनों का कंबाइन होकर एक नया फंक्शन वाला कुछ बन गया, ऐसा भी होता है। अब ये दोनों कंबाइन हो गए तो फिर ये क्या हो जाता है, एक नया प्रोटीन बना, और इस प्रोटीन का फंक्शन सपोज एक डीएनए लाइगेज का काम, मतलब नॉट डीएनए लाइगेज, ये सपोज कुछ के आरएनए पॉलीमरेज का काम इसने शुरू कर दिया। ठीक है, सो ऐसा भी होता है कि यहाँ पे दो प्रोटीन्स रहे, मैं क्लियरली बता देती हूँ, थोड़ा गंदा हो गया डायग्राम। सो ऐसा भी होता है कि यहाँ बेस पेयरिंग तो नहीं हुई थी, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रोटीन आके यहाँ पे बाइंड कर रहा हो, और ये बेस पेयरिंग की वजह से इसने ब्रेक कर दिया, इसमें कैटेलाइसिस कर दिया, कैटेलाइसिस करने के बाद इसका फंक्शन कुछ और चेंज हो गया हो, कुछ अलग डिफरेंट हो गया हो। तो ऐसे करके क्या हो जाता है कि वो जो आरएनए जो डबल स्टैंडर्ड बन के कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें बनी थी, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस नहीं बने थे, उसने क्या किया, एक दूसरे को धक्का मुक्की करके, प्रोटीन्स को धक्का मुक्की करके उसने कुछ ऐसे एंजाइम्स या फिर चीज़ों को इवॉल्व कर दी जो इन फ्यूचर में जिसका काम बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हमने कंसिडर किया। अब चीज़ें कुछ सिग्निफिकेंट हो गई, अब बहुत सारी चीज़ें अभी इवॉल्व हो गई। हमारे पास क्या था, न्यूक्लियोटाइड था, न्यूक्लियोटाइड से हमें आरएनए मिला, फिर आरएनए से उन्होंने राइबोजाइम बनाना शुरू कर दिया। आरएनए जिसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसे हम राइबोजाइम कहते हैं, ये आपको पता होगा। तो राइबोजाइम हमने बना लिया, राइबोजाइम से क्या हो गया, कुछ प्रोटीन्स बनने लगे एंड फला बहुत कुछ होते रहा, मतलब आपको समझ आ गया होगा। फिर जब ये होता रहा तो धीरे धीरे क्या हो गया, इन एंजाइम के वजह से क्या होने लगा कि मिथाइलेशन होते रहा, कुछ हुआ, फिर जो सिर्फ यूरेसिल था अब वो थाइमिडिन में कन्वर्ट होने लगा, फिर थाइमिडिन आया तो कुछ तो चेंजेस होनी पड़ेगी, तो वैसे करके डीएनए का इवॉल्व हुआ, फिर डीएनए की वजह से हम क्या बन गए थे, यूकैरियोट्स बन गए थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, इवॉल्व होती रहती। सो अब तक का जितना हमने जो भी स्टेजेस देखे कि आरएनए ऐसा हुआ था, न्यूक्लियोटाइड जॉइन हुए, ये हुए, वैसा हुआ, तो ये सब को कंबाइनली हम कहते हैं कि आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, क्योंकि वो एक पॉइंट था जिसमें ये आरएनए अपना सब कुछ रेगुलेट अपने आप कर रहा था, उसको कोई बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तो इसे हम कहते हैं आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। एक और चीज़ यहाँ पर बताने वाली है कि मैंने अभी आपको बताया था कि वहाँ बैकबोन बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड सारे एक दूसरे से ज्वाइन करके बैकबोन बनता है, फिर बैकबोन बनने के बाद वो क्या करता है, अपना कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है, ठीक है, वो रेप्लिकेट होता है, ये होता है। लेकिन मैंने अभी कहा आपको, स्टार्टिंग में आपको कहा था कि जब
चीज़ें अभी भी अंडर डेवलप्ड है, अभी भी रिसर्च उस पर चल रही है, अभी भी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं, तो इसलिए हमने उसे अभी भी हाइपोथेसिस के रूप में कंसिडर कर रखा है। सो देखिए, जब आप हाइपोथेसिस के रूप में कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि कुछ चीज़ें अभी भी अनआंसर्ड है। मैंने जब आपको थ्रू द प्रोसेस जब आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करती रही तो उसमें मैंने आपको बताया कि बैकबोन बन रहा है, फिर उसके बाद जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन रहा है वो उससे जॉइन हो रहा है। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फिर इसमें एंजाइम्स जो भी है वो मैंने क्या बताया था टुवर्ड्स द एंड, जो चीज़ें बेस पेयरिंग नहीं कर पाई, जो आरएनए बेस पेयरिंग नहीं कर पाई अपने में, उनको जिनको न्यूक्लियोटाइड्स नहीं मिला था, जो लकी भी कह सकते हैं, जो थोड़ा सा किस्मत वाले थे जिनको न्यूक्लियोटाइड्स नहीं मिला इसलिए वो कुछ दूसरा फंक्शन करने लगे, उन्हें हमने कंसिडर किया था राइबोजाइम। सो राइबोजाइम लेटर डेवलप हुआ था। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन डाउट ये भी था कि ये बैकबोन जब इनिशियली जो बैकबोन था जिसे हमने टेम्पलेट कंसिडर किया, जिस पे हमने कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया, वो बैकबोन आया कहाँ से, उस पर जो एंजाइम्स बने थे वो आया कहाँ से, और जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो एक दूसरे से बाइंड हो रहा था उसमें कौन सा एंजाइम्स रोल जो प्ले किया था। क्योंकि लैब कंडीशन में हमें पता है कि हम कुछ खरीद के लाते हैं, कुछ लैब जो होता है हमें सप्लायर होता है उनसे कुछ एंजाइम्स खरीद के लाते हैं, हम उसे डाल देते हैं, फिर उसके बाद उसे पीसीआर में रन कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता होती है, लेकिन एक्चुअल में जब पहले के ज़माने में सिंस लैब वेब ये सब था नहीं, तो पहले के ज़माने में ये सब एंजाइम्स आया कहाँ से। सो इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है, बहुत सारे महान साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं, और वी होप कि इन फ्यूचर इसका भी कुछ क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि क्या था, क्यों हुआ था, कौन से एंजाइम्स थे और वो एंजाइम्स कैसे बने। तो इन सब के बारे में हमें बाद में शायद क्लियर मिल सकता है, क्लियरिफिकेशन मिल सकता है। तो ये था हमें कुछ डाउट्स जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और अगर हम फाइनल कंक्लूजन दें कि आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस क्या होती है, तो मैं आपको फाइनल कंक्लूजन ये बताना चाहती हूँ कि आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस एक ऐसा हाइपोथेसिस होता है जिसमें सब कुछ आरएनए रेगुलेट करती है। आरएनए की एक वर्ल्ड होती है जिसमें आरएनए अपने आप रेप्लिकेट कर रही होती है, और आरएनए अपने आप को ही इवॉल्व कर रही होती है। पहले आरएनए सिर्फ सिंपल था, फिर उसके बाद कम्प्लेक्स बन के वो कुछ ऐसा इवॉल्व हो गया कि वो एंजाइम तक बनने लग गया था। सो इसमें कोई बाहरी चीज़ों का उसने मदद नहीं ली, कोई डीएनए का मदद नहीं लिया, किसी की भी मदद नहीं ली, उसने सब कुछ अपने आप ने किया। मतलब आरएनए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने कैपेबिलिटी पे, अपने ही वो इंडिपेंडेंट था कि उसने अपने आप में ही बहुत कुछ इवॉल्व किया, अपने आप में ही बहुत कुछ बनाया। एंड जब जैसे जैसे इवॉल्व होता रहा उसकी मतलब उसने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया कि अब वो दूसरी चीज़ें भी बना सकता था अपने आप से। जैसे कि डीएनए बनाने लगा, वो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही बनाने लग गया था। ठीक है, पहले वो अपने आप इंडिपेंडेंट हुआ, फिर अब वो वर्ल्ड को इंस्पायर करने लगा आरएनए। सो ये इसी कंडीशन को कह रहे हैं हम आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। अब इसके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जब आप इवोल्यूशन पढ़ने जाएंगे, जब आप इवोल्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मिल सकता है कि आरएनए पहले आया या डीएनए पहले आया, सो आरएनए का राइबोजाइम ये फैक्टर कैसे बना, या वैसे बहुत कुछ आ सकता है। तो आप इसको कंसिडर करके कहानी के तौर पे लेके आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको हेल्प रही है तो आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सजेशन है, आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक लाइफ साइंस से रिलेटेड डिस्कस करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन ओवर देयर। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर दे चैनल को, बिकॉज ऑफ कोर्स इट मोटिवेट्स मी अ लॉट, बिकॉज ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर जो भी सब्सक्राइब करते रहते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि यार नहीं है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो इफेक्ट पड़ रहा है। मैं भी मोटिवेट हो जाती हूँ आरएनए की तरह कि यार मैं भी शायद कुछ मदद कर रही हूँ, कुछ हेल्प कर रही हूँ चीज़ों में, लोगों को। सो इसलिए मुझे मोटिवेशन मिलती है। आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो भी देख रहे हैं वीडियोस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है आपकी कोई फ्रेंड है जिसे ये जानने की ज़रूरत है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के बारे में, तो उन्हें ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, कीप स्टडिंग।